द हिंदू की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो हमारी सिविल सेवा की प्रारंभिक मुख्य परीक्षाओं, इंटरव्यू तथा निबंध के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं, उनका हिंदी में विश्लेषण और सार हम यहाँ देखेंगे। उसमें पहली न्यूज है बेंड एंड एम डीआरडीओज कार्नर शार्ट वेपन्स सिस्टम। एक इनका शार्ट वेपन सिस्टम है, डीआरडीओज कार्नर शार्ट वेपन सिस्टम गिव्स पुलिस ए क्रिटिकल आइज। डीआरडीओ ने एक CSWS सिस्टम डेवलप किया है। CSWS यानी कार्नर शार्ट वेपन्स सिस्टम। ये ऐसी गन है जो अगर हम किसी कमरे में या किसी कोने में अचानक सामने से जा कर के उसको शार्ट करते हैं, किसी मिलिटेंट को या किसी अराजक तत्व को सामने आते हैं तो इंजर्ड ज़्यादा। अगर अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि बहुत सारे, एक आतंकवादी पकड़ा गया, 3 हमारे जवान मारे गए, तो इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्नर है, यहाँ मिलिटेंट मान लीजिए बैठा हुआ है, ये दीवार है, यहाँ मिलिटेंट बैठे हुए हैं, यहाँ हमें मारने के लिए यहाँ सामने आना पड़ेगा। अगर इधर यहाँ पर हमारे जवान हैं यहाँ से, तो यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन ये जो कार्नर शार्ट वेपन सिस्टम है, ये यहाँ खड़े खड़े ऐसे यहाँ बेंड हो जाता है। ये इसकी जो आगे नली होती है बेंड हो जाती है और यहाँ से ये यहाँ वीडियो कैप्चर करता है। वीडियो कैप्चर करने से ये फ़ायदा है कि यहाँ बैठा हुआ ये हमारा जो जवान है ये देख लेता है कि यहाँ पर ये मिलिटेंट ही है कि सामान्य नागरिक छुपे हुए हैं डर के मारे, या इस तरह से क्या सिचुएशन है, अंदर कितने लोग हैं, इस तरह की सिचुएशन ये देख सकता है। और इस वीडियो के आधार पर यहीं से इस गन को शार्ट कर सकता है, इनको मार सकता है। अगर मिलिटेंट है इनकेस तो इनको मार सकता है। इससे इंजरी या इस तरह से, जैसे शहर के जो तंग गलियाँ हैं या बहुत डेंस इलाके में हमें कार्रवाई करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में जवान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हमारी जो डेथ रेट है ये जवानों की या उनकी कैजुअल्टीज़ की वो कम हो सकती है। इसका अभी व्यापारिक उपयोग नहीं शुरू हुआ है, लेकिन अभी जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है, भारत जापान के मध्य जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जो 10 मार्च 2022 को समाप्त हुआ है, धर्म गार्जियन द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ये पूछा जा सकता है कि धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किस देश के साथ है, कब समाप्त हुआ, कहाँ हुआ है। तो ये कर्नाटक के बेलगावी में जापान और भारत का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 10 मार्च को समाप्त हुआ है। इसमें इस वेपन का कार्नर शार्ट वेपन्स सिस्टम का उपयोग किया गया है। इसकी प्रशंसा जो है जापान ने भी की है। इस वेपन सिस्टम को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का मतलब जानते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की डिफेंस इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली मेन संस्था है जिसने तेजस का निर्माण किया था। तो इस संस्था ने इसको बनाया है और प्रायोगिक तौर पर है, जल्दी ही ये हमारे जवानों को मिल जाएगी। क्या है ये? डिफेंस कार्नर शार्ट वेपन सिस्टम। ये द हिंदू की पहली न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ है फीवर ओलिव रिडले रीच गोदावरी नेस्टिंग साइट। यानी ओलिव रिडले टर्टल या ओलिव रिडले कछुए जो हमारे पूर्वी उड़ीसा से लेकर के कर्नाटक के उड़ीसा से लेकर आंध्रा के तटों पर अपने नेस्ट या अपना प्रजनन करते हैं, घोंसले बनाते हैं। ये वहाँ पर गोदावरी बेसिन में कम, गोदावरी के अपने नेस्टिंग साइट पे कम पहुँच रहे हैं। इसका मूल कारण है कि जो वहाँ पर इस समय मछुआरों द्वारा जो नावें यूज करते हैं, वो परमिशन से वो नावें यूज करते हैं, वो मैकेनाइज्ड होती हैं और बहुत तेज़ चलती हैं। इससे कछुए जो आते हैं तटों पर अपना प्रजनन के लिए, ये मर जाते हैं। और इससे जो है लगातार 2017 से लगातार जो उनकी संख्या से लगातार कम होती गई है। अब इस साल जो है 300 या 400 कछुए यहाँ पहुँच पाए हैं। इससे उस क्षेत्र की जो ओलिव रिडले टर्टल हैं
उसमें संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। जबकि भितरकनिका हम जानते हैं कि ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, और वो ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरी और पाठशाला 4 नदियों के मिलने से जो दलदल और मैंग्रोव क्षेत्र समुद्र के किनारे बनता है, वहाँ पर भितरकनिका, जो हमारा भितरकनिका अभ्यारण्य है, यहाँ पर खारे जल के मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। ये इनका ओलिव रिडले टर्टल का नेचुरल हैबिटेट है। और यहाँ पर इस वर्ष 2,45,000 करीब कछुए अपने प्रजनन के लिए आए हैं, और ये लगातार संख्या बढ़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे एग्ज़ाम्स में बार बार भितरकनिका पूछा गया, उड़ीसा का इस भितरकनिका के बारे में। और भितरकनिका जो क्षेत्र है, ये हमारे समुद्र से, जो बंगाली खाड़ी है, उससे दलदल और मैंग्रोव क्षेत्र, ये वेटलैंड्स भी है, और मैंग्रोव वनों का एक मैंग्रोव जो वन है, इनका व्यापक क्षेत्र है। ये दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है भारत का। पहला बंगाली सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, दूसरा ये भितरकनिका का मैंग्रोव क्षेत्र। ये दलदल और मैंग्रोव इसे बंगाली खाड़ी से अलग करते हैं, और ये एक व्यापक हैबिटेट बनाते हैं, जो इन ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरी और पाठशाला नदियों द्वारा पानी यहाँ आता है। और ये हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भितरकनिका, इसमें ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरी और पाठशाला नदियाँ, ओलिव रिडले टर्टल का जो हैबिटेट है, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, एनी मैजिक पिल्स फॉर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेडिकल ग्रेजुएट फ्रॉम एब्रॉड। हम जानते हैं कि यूक्रेन संकट या यूक्रेन में रूस के आक्रमण के बाद वहाँ से जो इवैक्यूएट किए गए हैं हमारे छात्र, वो अधिकतर किस लिए गए थे वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे। अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए अपने कोई 1 वर्ष की परीक्षा दे करके आया, कोई 2 साल पूरा करके आया, 3 साल पूरा करके आया। इस पे चर्चा हुई कि इन छात्रों का भविष्य क्या होगा। लेकिन इस बहाने हम पिछले 17, 18, 20 सालों से जो बाहर से मेडिकल डिग्री प्राप्त करते हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि बाहर से जो डिग्री, करीब 20 से 25 हज़ार लोगों को भारत सरकार परमिशन देती है बाहर डिग्री प्राप्त करने के लिए। उन 20,000 लोगों को भारत आ करके अपनी डिग्री पूरा करने के बाद विदेश में, चाहे वो हंगरी हो, रोमानिया हो, कजाकिस्तान हो, यूक्रेन हो, रूस हो, चीन हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, फिलीपींस हो, इन सब देशों से अगर ये पूरा करके आते हैं तो इन्हें भारत में आ करके एक परीक्षा देनी पड़ती है। उसे क्या कहा जाता है, कौन सी परीक्षा होती है? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, FMGE। ये परीक्षा एग्जाम, अगर ये इसको क्वालिफाई करते हैं तभी इनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति होती है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? पहले MCI में होता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, लेकिन सितंबर 2020 से इसका नाम बदल करके नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया गया है। इसमें एडमिशन, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद ही भारत में वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डॉक्टर्स की जॉब कर सकते हैं, इसकी नेक्स्ट PG कोर्स के लिए कर सकते हैं। अब क्या कारण है कि पहला कारण ये कि ये विदेश क्यों भागते हैं? क्या ये बहुत अमीर होते हैं जो विदेश में इनकी अच्छी डिग्री के लिए चक्कर में जाते हैं? और भारत में इनकी अगर मान्यता नहीं है तो भारत सरकार इनको परमिशन क्यों देती है? अगर भारत में यहाँ आके परीक्षा देनी है तो इनको भारत सरकार परमिशन क्यों देती है? इनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी, ये क्या बहुत अमीर होते हैं? अमीर अगर होते हैं तो भारत में 45 जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है लगभग 45 से 50 लाख भारत में, पर 45 से 50 लाख। और यहाँ पर जो ये फ़ीस पे करते हैं, हॉस्टल, ट्यूशन फ़ीस, सारी फ़ीस मिला करके करीब पर ईयर 4 से 5 लाख देते हैं, 4 से 5 लाख। और ये टोटल 50 लाख लगता है। यहाँ पर आप 15 से 20 लाख में, 20 से 25 या 20 लाख में, 20 से 25 लाख में आप ये पूरा कर सकते हैं वहाँ पे ये डिग्री। या और कम ही लगता है, 3 लाख ही लगभग, 3 लाख ही लगता है, 3 × 5। तो इनके सारी फीस 15 लाख में, 15 से 18 लाख में पूरी हो जाती है सारी एजुकेशन। फिर लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको जब यहाँ पर परमिशन नहीं है तो इनको परमिशन क्यों दी जाती है? और दूसरा, ये करीब 20,000 अगर जाते हैं तो इसमें करीब 20% ही पास कर पाते हैं।
और बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग को अपने जो प्रोफेशन है, जो जिस प्रोफेशन के लिए ट्रेन किए गए हैं, उस प्रोफेशन से नीचे का काम करते हैं। कहीं कोई असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, किसी दूसरे प्रोफेशन में चला गया है। इस तरह से इनकी जो है भविष्य, इस तरह से मानव संसाधन की बर्बादी बहुत बड़ी है ये। और दूसरा पॉइंट, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो परीक्षाएं लेता है, इसकी फ़ीस जो सामान्य फ़ीस होती है करीब 2000 से 4000 होती है, लेकिन इनसे 7200 पर एग्ज़ाम, यानी साल में 2 बार ये परीक्षाएं लेता है इसका फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। इनको 7200 रुपये पे करना होता है, ये पर ईयर इनको देना होता है। और यही नहीं, केरला गवर्नमेंट द्वारा करीब करीब जो इंटर्नशिप के लिए पैसे लिए जाते हैं 1.2 लाख, 1,20,000 लिए जाते हैं, जबकि यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए केवल 60,000 हैं। तो ये विभेद क्यों? अगर ये परमिशन से गए हैं विदेश में डिग्री लेने, तो ये विभेद इनके साथ किया जाता है। और दूसरी चीज़, नीट का जो कट ऑफ होता है बहुत ऊंचा होता है, इस कारण लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागते हैं। तो क्या भारत सरकार या हमारी संस्थाएं, प्राइवेट सेक्टर इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकता है कि एक क्वालिटी एजुकेशन, मेडिकल क्षेत्र का क्वालिटी एजुकेशन इस तरह से डेवलप करे जिससे इस विभेद को दूर किया जा सके और विदेश से अच्छी एजुकेशन वहाँ से कम पैसे में यहाँ के छात्रों को मुहैया कराई जा सके और नीट की कट ऑफ भी कम की जा सके। अगला एक जो नेशनल मेडिकल काउंसिल अगला जो स्टेप उठाने जा रही है, अभी तक ये होता है कि वहाँ बाहर के छात्रों को ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना पड़ता है। यहाँ के छात्रों को मेडिकल की डिग्री लेने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद सीधा रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं और कहीं भी मेडिकल के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब भारत सरकार या नेशनल मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल कमीशन एक ऐसा एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम, नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन ये करवाने जा रहा है। इससे इस एग्जामिनेशन में ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें सारे मेडिकल ग्रेजुएट्स को बैठना होगा, चाहे वो विदेशी हों चाहे भारतीय हों। ऐसे में अब ये देखना है कि इस एग्जामिनेशन को पास परसेंटेज क्या इन्हीं के जो फॉरेन से डिग्री लेकर आते हैं उन्हीं के लिए दिक्कत है, या यहाँ के भी ग्रेजुएट उसको क्वालिफाई करने में असमर्थ रहते हैं या दिक्कत होती है उनको। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है मेडिकल डिग्री संबंधित, जो ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है वो बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस के लोग अधिक क्वालिफाई कर पाते हैं, उनका पास परसेंटेज अधिक होता है, जबकि पश्चिमी देशों का पास परसेंटेज कम है।